नाज़रीन, यमन की जानब से अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ शुरू कर दिए गए हैं। इसराइल के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है और बड़ा वाकया यह भी हुआ है कि सऊदी अरेबिया की जो बंदरगाहें हैं उसके करीब से इसराइली जो टैंकर्स हैं वो गुजर रहे थे, उनको भी यमन की जानब से निशाना बनाया गया। यानी सऊदी अरेबिया की जो बंदरगाहें हैं उसके करीब धमाके जो है वो सुने गए हैं। ये जो टैंकर्स इसराइल के हैं ये सऊदी अरेबिया की बंदरगाहों की तरफ नहीं जा रहे थे या वहां से वापस नहीं आ रहे थे, उनके करीब से जो है वो गुजर रहे थे, तो वहां पर यमन की जानब से जो अटैक किया गया है। और चाइना में जो दुनिया की कौमें इकट्ठी हुई हैं, एशिया, अफ्रीका और बाकी कौमें जो वहां पर ओवरऑल ग्लोबल साउथ की जो नेशंस वहां पर इकट्ठी हुई, जो एस्टिमेट किया जा रहा था कि यहां पर बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जो कई 100 साला वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है अब उसको जो है वो बदला जाए, क्योंकि ये तमाम जो नेशंस हैं ये उससे मुतासर हो चुकी हैं। तो एज एस्टिमेशन और एज एक्सपेक्टेशन वही बात वहां से सामने आ रही है। ये जो एससीओ का इजलास हो रहा है उसके बाद परेड होने जा रही है, उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का जब सामना करना है। तो उसका ऐलान चाइना के सदर की जानब से कर दिया गया है। चाइना के सदर ने कहा है कि जो टॉप प्रायोरिटी है और जो मेन गोल है वो सबका यही है कि अमेरिका के साथ जो सामना करना है, यूनिलैटरलिज्म का जब सामना करना है और एक नई दुनिया जो है वो इमर्ज करेगी जिसकी बुनियाद जस्टिस और फेयरनेस के ऊपर जो है वो रखी जाएगी। उधर ट्रंप का जो सबसे बड़ा वेपन अभी तक था वो टैरिफ था और उसका जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि ट्रंप जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको वापस लाना चाहता था अमेरिका में। जो अमेरिकन फर्म्स हैं वो भी चाइना के अंदर बैठी हुई हैं और बाकी दुनिया की फर्म्स भी चाइना के अंदर बैठी हुई हैं। तो ट्रंप ये चाहता था कि ये जो सारी फर्म्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन और बाकी जो हैं ये सारी की सारी जो है वो अमेरिका में वापस आए। ये उसकी बुनियादी बॉटम लाइन स्ट्रेटजी थी। तो उसके अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप साहब फेल हो चुके हैं। आज ताजा तरीन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अमेरिकन फर्म्स इनकार कर रही हैं कि हम चाइना को छोड़कर वापस अमेरिका नहीं आएंगे और बाकी उन्हें फिर क्या आना है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट है और बुनियादी तौर पर तो ये लड़ाई चाइना से थी, ये लड़ाई यूरोपीय यूनियन से, कनाडा से या जापान और साउथ कोरिया से तो थी नहीं। वो तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और वहां पर अमेरिकन फौज बैठी हुई है। तो उन्होंने क्या करना था अमेरिका के खिलाफ, या वो कैसे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते थे? जापान कैसे खड़ा हो सकता है अमेरिका के खिलाफ जहां पर अमेरिका की फौज बैठी हुई है? तो बुनियादी तौर पर यह लड़ाई चाइना के साथ थी। तो चाइना के सामने अमेरिका जो फेल हो चुका है और ये बहुत ही गैर मामूली बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है कि जब ये लड़ाई जारी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तो उसमें इस वक्त ट्रंप जो सबसे बड़ा वेपन इस्तेमाल कर रहे थे वो फारिग हो चुका है, वो फेल हो चुका है और वो फर्म्स करेंगे हम तो जब छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऑलरेडी ये जो अमेरिका ने इकदाम उठाए, इधर टैरिफ लगाओ उधर टैरिफ लगाओ, वो ऑलरेडी एक पैनिक के अंदर ये इकदाम उठाए गए क्योंकि अमेरिकन जो एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ है। उसको बचाने के लिए पैनिक के अंदर ये इकदाम उठाए गए। अब पैनिक के अंदर उठाए गए वो इकदाम भी जो वो फेल हो चुके हैं और फारिग हो चुके हैं। चाइना के ऊपर ना कोई टैरिफ लग सके और टैरिफ से बढ़कर जो असल चीज थी ना वो मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका में लेकर आना था और रिपोर्ट के मुताबिक उसमें वो फेल हो चुके हैं। और कोई अमेरिकन फर्म्स और बाकी जो है वो करेंगे हम तो चाइना के अंदर ही रहेंगे और अमेरिका जो है वापस वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके साथ जो है गजा में इसराइल जो है वो पूरी इंपिनिटी के साथ बॉम्बिंग कर रहा है और वहां पर आज फिर जर्नलिस्ट जो है वो शहीद हुए हैं। जर्नलिस्ट को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना आ सके। तो अब जो है वो मिडिल ईस्ट की जो नेशंस हैं उनको फैसला करना है। इवन अब तो टर्की भी बहुत खुलकर सामने आ चुका है। जो बाकी नेशंस हैं और इसराइल के सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको अब ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अब ये बिल्कुल मामलात उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अगर वो खुद इन मामलात को कोई डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर हालात उनको डायरेक्शन देंगे और वो फिर ये होगा कि बिल्कुल तबाही है। इसलिए बेहतर यह है कि अपने हिसाब से इकदाम उठाएं और वगरना ये चीजें के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं तेजी के साथ। जो अब उन्होंने गजा सिटी के अंदर बॉम्बिंग किया और उसमें अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि मुझे ट्रंप ने कहा कि ये सारा कुछ जब करो, तो ये बैठे हुए थे कि ट्रंप जब सीज फायर करवाएगा। और एक जो बहुत ही खौफनाक बात सामने आ रही है, बहुत ही खतरनाक बात सामने आ रही है और ये तो समझ ले कि एक बहुत बड़ी तबाही को दावत देने वाली बात है। अल-अक्सा के नीचे जो है वो इसराइल खुदाई कर रहा है। आज ये रिपोर्ट वहां सामने आई है। इसराइल जब तेजी के साथ नीचे खुदाई कर रहा है डिमोलिश करने के लिए, और वहां पर जो नीचे आसार हैं कई सौ साल पुराने यानी कि फलस्तीनियों के और जो एक पुराने आसार हैं उनको भी मिटाने की जो वो कोशिश कर रहा है। तो ये सबसे खौफनाक बात तो ये है कि वो इसको जो वो आगे बढ़ा रहे हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां पर उन्होंने अपना टेंपल बनाना है। तो इसलिए अब इन कौमों को फैसला करना है क्योंकि इस तरह के अगर कोई वाकयात होते हैं तो फिर ये बिल्कुल इनके हाथ से मामला जब निकल जाएंगे। अच्छा, अगर यमन के हेडलाइंस आपके सामने रखें तो यमन ने उनके ऊपर अटैक हुआ और असैसिनेशंस हुई, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है वो लड़ाई किसी और स्केल के ऊपर जा चुकी है। तो उसका जवाब जो है वो पहला हमला सामने आया है और यह हमला उस वक्त हुआ है जब वहां पर फ्यूनरल हो रहा है। जब यमन के अंदर फ्यूनरल हो रहा है तो उसी दरमियान उन्होंने इधर अटैक किया है और नॉर्दर्न जो रेड सी है वहां पर पहला ऑयल टैंकर जो है इसराइल का तबाह किया गया है। ये नॉर्दर्न रेड सी जो यानी स्विज कैनाल से इसराइल जो इलाक की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वहां पर जो है वो अटैक हुआ है सिनाई के करीब जो है। तो
यमन ये कह रहा है कि डायरेक्टली जाकर हिट हुए मिसाइल। यमनी फोर्स स्ट्राइक इजरायली टैंकर इन रेड सी विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। और स्कारलेट रे इस जहाज का नाम था, ऑयल टैंकर था, इसको उन्होंने हिट किया। और यमन ये कह रहा है द ऑपरेशन स्ट्रक द इजरायली शिप डायरेक्टली। बैलिस्टिक मिसाइल जो वो डायरेक्टली जाकर उस शिप को हिट किए हैं। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी एक्यूरेसी। और अमेरिका ये कहता है कि ये जो एक्यूरेसी है यमन की, इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं वो यमन को इंफॉर्मेशन देती हैं, और इसलिए एक्यूरेसी के साथ। तो देखिए, यानी कि यहां पर फिर चाइना के जो रिसोर्सेज हैं वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल तो हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी चाइना इसराइल के खिलाफ फिर मैदान में तो है, और चाइना के लिए ये जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी कंट्रोल है वो रह नहीं सकता अगर इसराइल यहां पर ना हो। इसराइली जो हेजमनी है वो असल में अमेरिकन हेजमनी है। तो अमेरिकन हेजमनी से लड़ने के लिए जरूरी है कि इसराइली हेजमनी से लड़ा जाए। तो वो यानी चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिसोर्सेज और उनके वेपन्स वो सारे अब इसराइल के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल हो रहे हैं। और यमन ने क्या अनाउंस किया? यमन चीफ वॉन्स इजराइल यू हैव ओपन द गेट्स ऑफ हेल। अब ये यमन इसराइल को कह रहा है कि तुमने अपने लिए गेट्स ऑफ हेल जो है वो खोल लिए हैं, क्योंकि ये बार बार धमकियां लगाते हैं ना गजा को। तो अब यमन ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए गेट्स ऑफ हेल जो है वो खुल चुके हैं। इस तरह का बयान इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई नहीं दे सका है। और दूसरा जो धमाका हुआ वो आप देखिए मामला कितने ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो बंदरगाह है उसके बिल्कुल करीब एक्सप्लोजन हुए हैं, और ये इजरायली जहाज थे। अच्छा, इनका ताल्लुक कोई सऊदी अरेबिया से नहीं था, यानी उनकी बंदरगाहों की तरफ ना आए हैं, ना वहां से गए हैं, ना वहां से ऑयल ले रहे थे, ये बस वहां से करीब से गुजर रहे थे, लेकिन वहां पर ये हिट हुए। एक्सप्लोजन नियर इजरायली ओन्ड टैंकर ऑफ रेड सी पोर्ट यम्बो। इजरायली ओन्ड ये टैंकर था नियर सऊदी अरेबिया रेड सी जो पोर्ट है, रेड सी की तरफ, एक तो ना गल्फ की तरफ, दूसरी तरफ रेड सी है। तो रेड सी की जो उनकी बंदरगाह है वहां पर ये इजरायली टैंकर जा रहा था, और वो लाइबेरिया का फ्लैग जो लगा कर रखते हैं उसको डिसीव करने के लिए कि ये तो हमारा है ही नहीं। तो इस पर भी अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है कि यमन को कैसे पता चल जाता है कि ये इजरायली और ये फलाना है? तो उसमें कहते हैं कि वो चाइना उससे पहले रशिया जब उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इजरायली ओन टैंकर जो है उसमें धमाके हुए, और लाउड बैंग बहुत बड़ा धमाका जो है वो सुना गया, और इट वाज पब्लिकली आइडेंटिफाइड एज इजरायली ओन्ड शिप। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इजराइल ही का जहाज था, वो किसी और का जहाज नहीं था, ये बात स्टैब्लिश है। और उसको जब रास्त अटैक हुआ और बड़ा धमाका लाउड बैंग वहां पर जब सुना गया। ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल कोई बंदरगाह के करीब तो नहीं होगा, दूर ही होगा, लेकिन वहां तक जब वो धमाका जब सुना गया। तो वहां पर जो यमन के प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट है उनका फ्यूनरल हो रहा है। यमन होल्ड्स फ्यूनरल फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स किल्ड इन इजरायली एग्रेशन। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। तो ये यानी यमन अब हमले शुरू कर चुका है। देखते हैं कि मजीद वो क्या कैपेबिलिटीज है वो दिखाते हैं। उधर जो चाइना में जो नेशंस इकट्ठी हुई हैं, चाइना से लाउड एंड क्लियर बात ये सामने आ रही है। अब एससीओ का इजलास तो हर साल होता है, और वहां पर कभी फॉरेन मिनिस्टर्स जमा होते हैं, कभी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो जमा होते हैं, लेकिन ये इजलास है वो उसकी गैर मामूली अहमियत है, क्योंकि इसका जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो है कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तेजी के साथ बढ़ना है। क्योंकि जो अमेरिकन हेजेमनी है उसके साथ अब चला नहीं जा सकता है, क्योंकि एक एक मुल्क जब उसको फेस कर रहा है, ये तमाम जो कौमें जमा हुई हैं। तो आप जरा देखिए, चाइना के सदर ने अब ये बिल्कुल तबले जंग है वो बजा दिया है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एट एससीओ, जस्टिस, मल्टीपोलैरिटी एंड रिजेक्शन ऑफ हेजेमनी। और प्रेसिडेंट शी एससीओ समिट फोकस्ड ऑन यूनाइटिंग लीडर्स को मुतहद करना, काउंटरिंग यूएस, और बुनियादी 1 पॉइंट एजेंडा यह है कि अमेरिका का सामना करना। और प्रेसिडेंट शी होस्टेड समिट विद पुतिन, मोदी एंड लुकाशेंको जो कि बेलारूस के सदर हैं। और क्या कहा? हाईलाइटेड द शेयर्ड ग्रीवेंसेस। अब ये बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं कि ये सारी वो कौमें हैं जो मुतासरीन हैं, यानी जो मुतासरा कौमें हैं, जो विक्टिम कौमें हैं, ये उनका इत्तेहाद है। तो आज उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? शेयर्ड ग्रीवेंसेस। कि सबके जो दुख हैं वो मतलब एक ही जैसे दुख है ना भाई, रशिया भी वही फेस कर रहा है, ईरान भी वही फेस कर रहा है, बाकी भी वही फेस। तो शेयर्ड ग्रीवेंसेस विद यूएस पॉलिसी, अमेरिकी पॉलिसी की वजह से सबको जो फेस करना पड़ रहा है। एंड चाइनाज पुश फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो बात नजर यह है कि जब यह बात आती है मल्टीपोलैरिटी और हेजेमनी की बात आती है और यूनिलैटरलिज्म की बात आती है, तो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर छुपी हुई हैं। यानी ये जो आपको सारी लड़ाई नजर आ रही है वो इन 2 लफ्जों के अंदर है, हेजेमनी और यूनिलैटरलिज्म के अंदर। और जब कोई उसको काउंटर करने की बात कर रहा होता है तो समझ लें वो फलस्तीन की बात कर रहा है, वो समझ लें कि जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, यानी जो लेबनान के साथ हो रहा है, जो सीरिया और इराक और यमन और ईरान के साथ हो रहा है वो उसकी बात कर रहा है, जो वेनेजुएला फेस कर रहा है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना? अब आप जरा देखें ना, ये जो सारा कुछ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है ये इस यूनिलैटरलिज्म और हेजेमनी ही का तो नतीजा है। यानी इजराइल जो है उसका सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हमला किसके ऊपर होता है? हमला ईरान के ऊपर होता है ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियर। और ये जो IAEA है इसको अलाउ ही नहीं है कि वो इजराइल में जाकर उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको
एक्सेस कर सके, उनको मॉनिटर कर सके, उनको विजिट कर सके। यानी आप जरा अंदाजा करें ना कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो लेकर बैठे हुए हैं, और ये जो IAEA है ये वहां पर एक्सेस भी नहीं कर सकती, उन्होंने आज तक इनको अलाउ ही नहीं किया। और जो ईरान है उसका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा मॉनिटर्ड प्रोग्राम है। इस सब के बावजूद ईरान के पर हमला हो गया। इजराइल इस वक्त जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन वेस्ट जो है वो धड़ाधड़ इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इजराइल को दे रहा है, और एक सैंक्शन भी, एक मीनिंगफुल सैंक्शन इजराइल के ऊपर नहीं लगी है। और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन है वो काउंटलेस है, उसकी कोई शुमार ही नहीं है कि बताइए उनके ऊपर कितनी सैंक्शन है और मजीद लगने जा रही है। वेनेजुएला का जो है वो क्या कसूर है, क्या वो उनके ऊपर वो जंग छेड़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। कद्दाफी और सद्दाम हुसैन और बशार अल असद और उनके कंट्रीज को जो तबाह कर दिया गया, उनका क्या कसूर था, और सोमालिया, सूडान और अफगानिस्तान का क्या कसूर था। ये सब नतीजा है उस हेजेमनी का, क्योंकि उनके पास वो इक्तदार है कि वो अनचैलेंज्ड, अनक्वेश्चनड इक्तदार उनके पास आ गया है। तो उसके नतीजे में आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। अगर अमेरिका के पास ये ताकत ना होती तो फलस्तीन के साथ ये ना होता, लेबनान के साथ ये ना होता, और ईरान के ऊपर हमला ना होता। तो इसलिए अमेरिका और वेस्टर्न ऑर्डर का सामना करना, उसको बदलना, तो इसका मतलब यह है कि वो फलस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बदलेगा तो सारा कुछ नीचे जाए वो बदल जाएगा। इसलिए ये गैर मामूली लड़ाई है, और इसका ताल्लुक सिर्फ पिछली दहाइयों के साथ नहीं है। ये वर्ल्ड ऑर्डर जो यानी ये नहीं है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है उसको बदलने की बात हो रही है। बुनियादी तौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पिछले कई 100 साल से चला हुआ है, और यानी चाइना कॉलोनी बना, एशिया में कॉलोनीज उनकी बनी, अफ्रीका में बनी, लैटिन अमेरिका फेस करता रहा, तो उस ऑर्डर को बेसिकली बदला जा रहा है। तो इसलिए ये इंसानी तारीख का यानी पूरा हिस्ट्री अपना रुख जो है वो मोड़ रही है। ये कोई मामूली वाकयात नहीं है जो इस वक्त हो रहे हैं, कई 100 साल बाद के। और आपको याद है जब 2024 में जो समिट हुआ था ब्रिक्स का, अक्टूबर 2024 के अंदर, तो उसमें चाइना के सदर ने क्या बात की थी, उन्होंने कहा था कि 200 साल के बाद बहुत बड़ी तब्दीली जो आ रही है। तो उनका बेसिकली इशारा इसी तरफ था कि ये आ रहा है। तो ये बड़ी विजडम के साथ ये कौमें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला रही, क्योंकि ये खाली बातें करने से तो हो नहीं जाता, आपको ऑन ग्राउंड ऐसी तब्दीलियां लेकर आनी है। और उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आप यूनाइटेड हो। अगर आप मुत्तहद होंगे तो इसराइल और अमेरिका, बेसिकली अमेरिका और वेस्ट जो है वो एक एक करके आपको तबाह नहीं कर सकेंगे। और अगर आप अलग अलग होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, तो फिर एक एक करके वो निशाना बनाते रहेंगे। तो उसकी बुनियादी स्ट्रेटजी ये है कि वो यूनाइटेड हो। तो इसलिए चाइना के सदर ने जो कहा कि प्राइम एजेंडा जो है फोकस्ड ऑन यूनाइटिंग लीडर्स, मुत्तहद करना, और मुत्तहद करेंगे तो लड़ेंगे ना, अलग अलग होकर कैसे लड़ लेंगे। और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जस्टिस और फेयरनेस जो है वो लेकर आएंगे, और रिजेक्टेड हेजेमनी, फेयरनेस होनी चाहिए ना। अगर न्यूक्लियर नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, फिर मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं होने चाहिए। फेयरनेस हो गई, तो ना फेयरनेस है ना जस्टिस है। और उन्होंने कहा कि SCO अब दुनिया की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बन चुकी है, और एक्सपैंड किया जाएगा कॉपरेशन को, और कंट्रीज जो है वो ज्वाइंटली प्रमोट करेंगे प्रॉस्पेरिटी, यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये नहीं कि वसाइल लूट कर एक मुल्क अमीर होता चला जाएगा, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी। ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन इसकी कोशिश इस वक्त हाई सतह पर की जा रही है। अगर आप पिछले 200 साल में देखें तो शायद ही इस सतह की कोई कोशिश जब वो की गई हो। और वी मस्ट डीपन द अलाइनमेंट ऑफ द हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इस ऑर्डर का सामना करने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ट्रेड और वो रूट्स बनाए जाए ताकि सैंक्शंस को जो है वो डिफाई किया जा सके। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो करेंगे, इसको मजीद एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, रशिया और चाइना जो है वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारी ट्रेड है वो $700 मिलियन तक पहुंच जाएगी 2026 तक। अभी 25 एंड हो रहा है, तो 2026 तक जो है वो $700 मिलियन। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो प्रैक्टिकल इकदाम हैं उस ऑर्डर के साथ लड़ने के लिए। दोनों कौमें जो वो सैंक्शंस भुगत रही हैं, और ये तमाम ममालिक अब आपस में जो ट्रेड है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि सैंक्शंस का जो वो सामना किया जा सके। उधर जनाब अली आज बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, यानी यहां पर राइज आप देख रहे हैं, उधर आप क्या देख रहे हैं? उधर ट्रंप का जो मास्टर प्लान था, जो सबसे बड़ा प्लान था उसका चाइना को काउंटर करने के लिए, वो फेल हो गया। और टैरिफ का मकसद सिर्फ यह नहीं था कि मजीद रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि वो रेवेन्यू क्या है, अगर कोई चीज अमेरिका पहुंच रही है पहले 20 रुपए की, उसके बाद वो पहुंचेगी 40 रुपए की, तो वो जो ऊपर वाले 20 है ना, वो जो कंपनी भेज रही है उसने पे नहीं करने हैं, बल्कि वो अमेरिकन ने पे करने हैं। क्योंकि जब अमेरिका की बंदरगाहों के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत मार्केट में बढ़ जाएगी। तो कंपनी जो चीज मार्केट में 30 रुपए की बेच रही थी वो 50 की बेचेगी, तो वो ऊपर वाला जो टैक्स है वो तो वहां अमेरिकन की जेबों ही से वो हासिल करेंगे ना। तो मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं था, ये पार्ट था रेवेन्यू जनरेट करने का, लेकिन वो हो नहीं सकता था क्योंकि अमेरिका की जेबों ही से वो पैसा निकलना है।
क्योंकि उन्होंने महंगी चीजें खरीदनी है। तो असल उसके नीचे क्या छुपा हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस लेकर आनी है, रेवेन्यू जनरेट करना उसका मकसद नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस लेकर आनी है। क्योंकि देखें, जब एक चीज 20 की मिल रही है, मिसाल के तौर पे BYD की गाड़ी है, तो BYD की गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, अब उसके ऊपर लग गया टैक्स, तो महंगी हो गई। तो इसलिए अब जो लोकल वहां की गाड़ियां वो लोग खरीदेंगे, इसी तरह बाकी हर चीज। और आईफोन है, वो मतलब वहां पर वो बना रहे हैं, तो वो उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो वो कह रहे हैं भाई इधर लेकर आए तो सस्ता आपका उतने का ही बिकेगा। तो इसका कैलकुलेटेड ये था कि भाई जब कीमतें बढ़ेंगी तो सारी फर्म जब वो भागी भागी आएंगी अमेरिका में, क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट से कट नहीं होना चाहेंगे। जब उनकी चीज महंगी होगी तो वो बिकेगी नहीं, तो फिर अमेरिकन मार्केट में रहने का तरीका क्या है कि वो अपनी फैक्ट्री उठाकर ले आए अमेरिका में, इसे वो टैक्स से बच जाएंगे, उनकी प्राइसेस लो रहेंगी और उनकी चीजें बिकती रहेंगी। तो सारा जो घमंड था वो इस बात के ऊपर खड़ा हुआ था कि ये जो फर्म्स हैं ये अमेरिकन इकोनॉमी से कट ऑफ नहीं होना चाहेंगी। वो घमंड फेल हो गया है, और इवन जो अमेरिकन फर्म्स हैं वो भी कह रही हैं हम चाइना में रहेंगे, टैक्स लगाना है तो लगाओ, हम चाइना से निकलने वाले नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, यानी जो सारी जंग जिस नुक्ते के ऊपर लड़ी जा रही थी, जिस बॉटम लाइन के ऊपर, वो फारिग हो गई है। ट्रंप टैरिफ बैकफायर, यूएस फर्म्स स्टे इन चाइना अमिड ट्रेड अनसर्टेनिटी। ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस हो फ्रॉम चाइना टू यूनाइटेड स्टेट। जैसे एक्सोडस होता है ना, एक्सोडस का लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाता है मैसिव हिजरत के लिए, तो ट्रंप ये कैलकुलेट कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस होगा, ऐसे कतार दर कतार कंपनीज है वो चाइना छोड़कर अमेरिका में दाखिल होंगी। लेकिन ये सारा कुछ जब वो फेल हो गया है, इवन बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं आर चूजिंग टू स्टे इन चाइना। अमेरिकन कंपनीज भी कह रही है टैक्स लगाना तो लगाओ, हम तो चाइना में रहेंगे, हम चाइना छोड़कर नहीं जा रहे। यानी उन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को प्रेफर किया है ऑन अमेरिकन इकोनॉमी। यही सारा गैम्बल था, क्योंकि अगर इसमें ट्रंप फेल हो जाता तो इसका मतलब यह था कि अमेरिका का जो भरम बना हुआ है, एक आपकी ताकत होती है ना, तो जब सामना होता है तो पता चल जाता है कि वो ताकत अभी भी सस्टेन करती है या नहीं। तो ये गैम्बल था जिसमें अमेरिका ने अपनी ताकत को एक्सपोज किया। बिजनेस लीडर्स और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहे हैं कि वी विल रिमेन इन चाइना टू कंटिन्यू। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू बी द लीस्ट रिस्की पाथ। टू बी द लीस्ट रिस्की पाथ, इसका क्या मतलब है? सबसे कम खतर रास्ता यही है कि हम चाइना में रहें। यानी जो दुनिया में बहरान पैदा हो चुका है, अब हर तरफ तबाही तबाही है, अनसर्टेनिटी की वजह से सबसे पहले बिजनेस हिट होता है, तो तबाही तो हर तरफ है, लेकिन सबसे लीस्ट तबाही कहां पर आएगी? अगर हम चाइना में रहेंगे। अगर चाइना को हमने छोड़ा, यानी दुनिया में बहरान आ चुका है, मुतासर सब होंगे, लेकिन सबसे कम मुतासर कहां पर होंगे? अगर हम चाइना में रहेंगे। तो ये गैर, यानी अमेरिका में वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं। सम कंपनीज रीअसेस कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, लेकिन टू थर्ड ऑफ द यूएस फर्म्स ऑपरेटिंग इन चाइना प्लान टू मेंटेन और इवन एक्सपैंड देयर इन्वेस्टमेंट। इससे बड़ी कोई शिकस्त अमेरिका को हो नहीं सकती है। अब चूंकि ये जाहिर है कि ओवरऑल मीडिया में तो इस तरह डिस्कस नहीं होगा, कोई बराह जंग तो हुई नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी जंग है जो अमेरिका हारा है। 2/3 अमेरिकन कंपनीज कह रही हैं कि हम तो चाइना में रहेंगे, और ना सिर्फ चाइना में रहेंगे बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपैंड करेंगे, यहां पर अपने बढ़ाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी फैक्ट्रीज को। तो वो कह रहे हैं टैक्स लगाना तो लगाओ, हम चाइना को छोड़कर जाने वाले नहीं है। चाइना के हाथ में क्या है? एक तो चाइना तेजी के साथ वो इकोनॉमी है जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाली है, एक बात। दूसरी जिसे भी इंपॉर्टेंट है, चाइना के पास है सबकी कुंजी, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर ये दुनिया की सारी बड़ी कंपनी ये फारिग हैं, ये फेल है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ बना ही नहीं सकते। तो चाइना पीछे से सप्लाई कट कर देगा, तो सप्लाई कट होगी तो वो जो मर्जी करते रहे, वो अपना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स तो चाइना के पास है, और ना सिर्फ उनके पास एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, भाई पहाड़ों से निकालने भी तो है ना, उनको प्रोसेस भी तो करना है। तो प्रोसेस करने की दुनिया में जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के पास नहीं है, वो भी चाइना के पास है। तो इसलिए वो उन कंपनीज का सर्वाइवल नहीं है। तो चाइना को आप समझ लें कि एक इतनी बड़ी ताकत हासिल हो गई है जिसके असरात आप देख रहे हैं। अमेरिका की असल जंग चाइना से थी, ना चाइना पर टैरिफ लगे, ना चाइना को वो झुका सके। यूरोपीय यूनियन उनका इत्तेहादी था, साउथ कोरिया जापान उनके इत्तेहादी थे, उनको जनाब बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लेज हो गई, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि अपने इत्तेहादियों को कमजोर किया अमेरिका ने। तो ये अमेरिकन हेजमनी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और इसका बड़ा रास्त असर जब इजराइल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल तो मुकम्मल डिपेंड कर रहा है अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका को अब पड़ी हुई है वो अपनी इकोनॉमी बचाए, अपनी हेजमनी बचाए, और अंदर जो एक तहरीक जारी है, जो उसका मॉरल कोलैप्स हो चुका है अमेरिका का, वो अपनी जगह पर है। अभी आप देखिए कि मशरक जो है और ग्लोबल साउथ जो है वो मुत्तहद हो रहा है, और मगरब में क्या हो रहा है? मगरब की जंग और अपनी जो अंदरूनी लड़ाई वो तेज हो रही है। फ्रांस ने कंडेम कर दिया है अमेरिका को ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर, कंडेम किया है, ठीक है ना। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर स्लैम्स ट्रंप।
says France stand by Greenland side during visit to the island. French foreign minister condemn US influence campaign in Greenland. Greenland is not for sale. French foreign minister visit Arctic territory in show of solidarity. और फ्रांस टॉप डिप्लोमेट विजिट ग्रीनलैंड टू एक्सप्रेस सोलिडेरिटी अमिड यूएस टेकओवर थ्रेट्स। तो वो आपस में लड़ रहे हैं और ग्रीनलैंड को खतरा जो है वो अमेरिका से है और फ्रांस और यूरोप कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। और ये जो डेनमार्क में कल फॉरेन मिनिस्टर्स यूरोपीय इकट्ठे हुए ना गजा के हवाले से, और डेनमार्क ने कहा वी आर रेडी कि हम इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएं। उसके पीछे क्या साइंस है? उसके पीछे साइंस ये है कि अब चूंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है तो डेनमार्क को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, एक ओवरऑल गुडविल भी चाहिए उनको, ओवरऑल दुनिया की अच्छी एक उनकी तरफ इमेज भी चाहिए। तो गजा में वो सपोर्ट कर रहे होंगे तो दुनिया ने खास सपोर्ट करनी है डेनमार्क की, तो इसलिए अब वो कह रहे हैं हम सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हैं और जर्मनी ने जो है वो उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये यानी कि सूरत हाल है और इजराइल जो है वो अल-अक्सा में डिस्ट्रॉय कर रहा है इस्लामिक एंटीक्विटीज बीनीथ अल-अक्सा मॉस्क। अब ये जो है उन्होंने एक तो एक्सकवेशन कर रहे हैं जिसका नतीजा डिमोलिश निकलेगा क्योंकि उन्होंने यहां पर टेंपल बनाना है। और दूसरी बात यह है कि उमैया दौर से जो 661 से लेकर 750 तक रहा है उमैया दौर, तो उनके दौर की यानी इस्लामिक जो वहां पर आसार पाए जाते हैं कि ये साइट उनकी है, यानी ये वो क्लेम करते हैं उनकी है, इधर क्लेम इधर है कि ये नहीं, तो उसको वो आसार मिटा रहे हैं भाई जो इस्लामिक जो खिलाफत वहां पर रही है और उसके आसार जो वहां पर मिटा रहे हैं कि नहीं तो ये जगह तो हमारी है। एंटीक्विटीज डेटिंग बैक टू द उमैयद पीरियड व्हिच स्टैंड एज द लिविंग विटनेस एंड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द मुस्लिम राइट क्लेम टू द साइट, कि कैसा नाकाबिले तरदीद सबूत के ये जगह फलस्तीनियों की मुसलमानों की है, उसको वो नीचे से मिटाने की जब कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई खतरनाक यानी कि एक अमल है जो किसी भी वक्त कोई खौफनाक नतीजा लेकर आएगा। यानी ये तो आखिरी दर्जे की बात है कि वो वहां पर ये काम कर रहे हैं। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज।